हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। होप सो आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हर बार की तरह आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, इरादे मजबूत रखने हैं। छोटी मोटी समस्याएं आ जाए तो उससे अपने इरादों को बदलना नहीं है। इरादे मजबूत रखिए, मंजिल जरूर मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न, यानी कि कुछ हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज डिस्कस करेंगे जो कि इतिहास से रिलेटेड है, मतलब इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी इस तरीके का एक वीडियो बनाया था और आज उसका ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, पार्ट 1 था, वो भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? अपने को ये देखना है कि ये जो चार चीजें दे रखी है उनमें से सबसे बाद में कौन सा हुआ? सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन या हड़प नीति। ठीक है, तो देखिए ये जो सहायक संधि है वो लगभग 1798 के करीब हुई थी, राइट, उस ड्यूरेशन में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त जो है वो लगभग 1790 के अंदर लागू हुआ था। बंगाल का विभाजन लगभग 1905 के अंदर हुआ है ना, 1905 में हुआ। और हड़प नीति जो थी वो थी डेट इज 1848 के करीब, उस ड्यूरेशन में हुई थी। तो निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो नेचुरल है कि आपके सामने आप इन आंकड़ों को देखकर और ये बता सकते हैं कि बंगाल का विभाजन जो है वो इनमें से सबसे बाद में हुआ। इनमें से सबसे बाद में जो हुआ वो क्या था? बंगाल का विभाजन। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? क्या है प्रश्न? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? चार्टर एक्ट 1853 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत या भारतीय संविधान के तहत? वापस से बोल रहा हूं, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जो बना था उसके तहत हुई थी। क्या कहा मैंने? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार हुई थी। क्लियर? तो आंसर कौन सा है? सी वाला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? तो जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जो सबसे पहले गए थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। वैसे भी ये बहुत बार जेल गए, ठीक है ना, तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, स्वतंत्र भारत 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र हुआ और जो सबसे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप यूं भी कह सकते हो कि ये पहले और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। क्यों? क्योंकि 1950 में ये जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले और अंतिम गवर्नर जनरल यदि कोई थे तो वो कौन थे? सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं? तो सी राजगोपालाचारी, राइट। ये 1948 के अंदर गवर्नर जनरल बने और 1950 के अंदर तो ये पद ही समाप्त हो गया था। तो ये पहले और आखिरी क्या थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे, सी राजगोपालाचारी। गोदान बहुत महत्वपूर्ण कृति थी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है?
गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, निराला, रविंद्रनाथ टैगोर या कालिदास। तो इतनी महत्वपूर्ण किताबें आप सभी जानते होंगे। गोदान और गबन जिस लेखक की रचनाएं हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गांधी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत प्रचलित नाम है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किताब किसने लिखी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद या सरोजनी नायडू। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी, अमीर अली या सैयद अली खान। तो याद रखना, भारत में मुसलमानों के अंदर उच्च शिक्षा के लिए जो पथ प्रदर्शक बने वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह। तो वह विद्रोह जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जिसका उल्लेख किया था वो कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। कौन सा था भाई? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और वीर सावरकर। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जिस व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित थी वो थे स्वामी विवेकानंद। वो कौन थे भाई? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक और भाषा। मतलब आपको दो चीजें दे रखी है, एक लेखक का नाम दे रखा है और वो जिस भाषा में लिखते थे वो दे रखा है। तो आपको ये देखना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखते हैं, गोविंद त्रयंबक देशपांडे, मराठी। बिल्कुल सही है ये तो, कि गोविंद त्रयंबक देशपांडे जो है वो मराठी में लिखन करते थे। ताराशंकर जोशी गुजराती के अंदर लिखते थे, ये भी सही है। ताराशंकर जो जोशी हैं वो गुजराती के अंदर बहुत अच्छी कृति लिखते थे। सुब्रमण्यम भारती तमिल से संबंधित है, ये भी सुमेलित है क्योंकि सुब्रमण्यम भारती जो है वो तमिल लेखक थे। और राजा राव तेलुगु, ये गलत है। तो अपने को गलत को ही तो चुनना है। क्यों? क्योंकि राजा राव जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज राइटर थे। इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर थे, इंग्लिश लैंग्वेज में वो लिखते थे। तो जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? राजा राव तेलुगु, ये गलत दे रखा है। तो ये सुमेलित नहीं है ना, तो इसलिए आंसर अपना ये वाला सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी। क्या कहा मैंने? भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? पहला, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, और राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही।
क्वेश्चन क्या है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो याद रखना, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये समाप्त हो गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? प्रश्न पूछा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? द्विसदनी विधानमंडल, ये तो उसकी विशेषता थी, द्विसदनी विधानमंडल। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी उसकी विशेषता थी। एक अखिल भारतीय संघ या केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ राज्यों में वैध शासन, ये उसके उस अधिनियम की एक विशेषता नहीं थी। ठीक है, कि केंद्र के साथ राज्यों में वैध शासन, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट या 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो याद रखना कि इनमें से भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे यदि कोई कम समय तक चला था तो वो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सो डियर स्टूडेंट, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत के इतिहास से संबंधित थे। आज उसका पार्ट 2 था। हम लोग आने वाले दिनों में आपके लिए इसी तरीके के प्रश्न और भी लेकर आएंगे ताकि आपकी परीक्षा में आपको एक अतिरिक्त धार मिल सके। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।